दोस्तों नमस्कार। कल पटना में विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का उद्देश्य था कि 2024 में किस तरह से चुनाव को जीता जाए, क्योंकि उनको लगता है कि 2024 में अगर मोदी को हराना है तो हमें इकट्ठे होके और जो वोट की राजनीति है उसमें इतने नंबर इकट्ठे करने पड़ेंगे कि हम 50% से ज्यादा, मतलब कि जितने लोग वोट करने जाएं उनमें 50% से ज्यादा वोट उनके कैंडिडेट को अगर मिल जाएंगे तो उनका कैंडिडेट जीत जाएगा। और अगर हर क्षेत्र में ऐसा होता है तो इससे लोकसभा में बहुमत की संभावना है और उसके बाद मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में सोचे तो थोड़ा ये अजीब लगेगा कि विपक्षी दल इतना संगठित होके बीजेपी के खिलाफ क्यों लड़ना चाहते हैं। मेरा सवाल बहुत फंडामेंटल है। जैसा हम सबको पता है कि इलेक्शन एक नंबर गेम है। अगर आपके पास बहुमत है, मतलब संख्या है, तो आप चुनाव जीत सकते हैं। और अगर आपने बहुमत का इंतजाम कर लिया है और बहुमत का ध्यान रखा है तो आपको चुनाव कोई नहीं हरा सकता। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अगर इलेक्शन या चुनाव जीतना नंबर गेम है तो मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ऑपोजिशन पार्टी से ये है कि हिंदुस्तान की बहुमत वाली आबादी के लिए आपके पास क्या प्लान है। क्योंकि अगर आपके पास बहुमत वाली आबादी के लिए प्लान नहीं है तो फिर आप चुनाव कैसे जीतेंगे। क्योंकि नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको बहुमत के साथ जाना होगा। और अगर भारत का डेमोग्राफिक सेटअप देखें, रिलीजियस डेमोग्राफिक देखें, तो 80% के करीब हिंदुस्तान की आबादी हिंदू आबादी है। तो ऑपोजिशन को सबसे पहले इस बात का सवाल का जवाब देना चाहिए कि हिंदू आबादी के लिए, जो हिंदू वोटर्स हैं, उनके लिए ऑपोजिशन के पास क्या प्लान है। अगर हिंदू वोट आपके साथ है तो आपको किसी भी तरह के ऐसे गठबंधन के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हिंदू वोट्स को आपकी नीति पसंद आ जाती है और आपको अगर वो वोट देते हैं तो आप बीजेपी को आराम से हरा भी सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हिंदू वोट्स के लिए ऑपोजिशन के पास नीति है या नहीं। क्योंकि काफी समय से हम ये देख रहे हैं कि हिंदू संगठन भी अपने मुद्दों को लेके काफी उग्र हैं और कहीं ना कहीं पे, चाहे वो कोर्ट्स के मुद्दे हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो, विधानसभाएं हो या रीजनल चुनाव हो, ये मुद्दे अक्सर उठते रहे। तो पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल तो ऑपोजिशन से ये है कि जिस देश की 80% आबादी करीब हिंदू आबादी है, उनके लिए आपके पास क्या प्लान है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो फिर आप किस बात का चुनाव लड़ रहे हैं। या आप ये चाहते हैं कि हिंदू वोट को इग्नोर करके अगर हम बाकी वोट्स पे फोकस करें तो हम चुनाव जीत जाएंगे। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है जो अंग्रेजों ने सिखाया था, डिवाइड एंड रूल, कि हम हिंदू वोटों को अलग अलग जातियों में बांट देंगे, अलग अलग कास्ट में बांट देंगे और जिसके कारण वोट बिखर जाएगा हिंदू वोट और हम चुनाव जीत जाएंगे। ये तीसरी रणनीति है। क्या डिवाइड एंड रूल की रणनीति जब आप सत्ता में आएंगे तो क्या आपको लाभ देगी। पहला सवाल। क्या डिवाइड एंड रूल से हिंदुस्तान का भला होगा। क्योंकि हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं वो संविधान की बात करते हैं, वो ये बार बार बात करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने भारत के साथ बहुत बेइंसाफी करी। अंग्रेज इसलिए हमें गुलाम बना सके क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जो हिंदुस्तान के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुई। अगर अंग्रेजों ने ये किया जिसके कारण भारत पीछे रह गया, तो क्या विपक्षी दलों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को खत्म नहीं करना चाहिए। क्या ऐसी हर पॉलिसी संभावनाओं को जिसके कारण समाज में डिवाइड एंड रूल की प्रवृत्ति बढ़ती हो, क्या उनको बंद नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों, मुद्दा आज बहुत सिंपल है कि सवाल ये है कि जब आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो पहले ये बताइए कि जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके लिए आपके पास क्या प्लान है। क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन के कुछ बहुत गंभीर मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला, हिंदू जो सभ्यता है, हिंदू जो कल्चर है, उसको लेके बहुत कुछ कहा और लिखा जा रहा है कि हिंदुस्तान की पाठ्य पुस्तकों में, हिंदुस्तान के इतिहास में और हिंदुस्तान के गवर्नेंस सिस्टम में हिंदू कल्चर और हिंदू हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके दिखाया जा रहा है। उसकी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं रखी जा रही है, जानबूझ के सप्रेस किया जा रहा है। क्या विपक्षी दल इस बात का आश्वासन देंगे कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति को, जो उसका गौरवपूर्ण इतिहास है, उसके हिसाब से उसको सम्मानित किया जाएगा और उसका उचित स्थान भारत में और विदेश में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा? क्या इस बात का आश्वासन विपक्षी दल दे सकते हैं? अगर इस बात का आश्वासन विपक्षी दल देंगे तो निश्चित रूप से हिंदू वोट भी उनके साथ जुड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिंदू टूरिज्म को लेके। भारत के अंदर सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जहां पे हिंदू टूरिज्म की संभावनाएं हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी बहुत सारे मौके खुल सकते हैं। क्या अपनी डेवलपमेंट प्लान के अंदर क्या विपक्षी दल इस बात को क्लियरली मेंशन करेंगे कि हम हिंदू टूरिज्म के जो लोकेशंस हैं या साइट्स हैं उनको हम डेवलप करेंगे ताकि वहां पे रोजगार के अवसर पैदा हों, वहां की सभ्यता कल्चर का विकास हो और ओवरऑल सांस्कृतिक विरासत जो भारत की है उसको उसका उचित स्थान मिले? क्या विपक्षी दल इस बात का भरोसा हिंदू पॉपुलेशन को देंगे? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, बहुत सारे हिंदू रिलीजियस साइट्स डिस्प्यूटेड है और किसी भी समाज में अगर उनके इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स डिस्प्यूटेड रहते हैं तो समाज में कभी भी शांति नहीं रहती, समुदायों में हमेशा मनमुटाव रहता है। क्या विपक्षी दल अपने इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से जो हिंदू रिलीजियस साइट हैं और जिनकी मान्यता हिंदू समाज में बहुत प्रखर है, क्या उनको उनका उचित स्थान मिलेगा? क्या विपक्षी दल इस बात का भरोसा हिंदू समाज को दे सकेंगे ताकि वो उनके साथ जुड़े? ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर चीज को कोर्ट और लॉ के बीच में डाल के आप टाइम बिंग मुद्दे को पोस्टपोन कर सकते हैं, टाल सकते हैं, लेकिन समाज इन बातों को नहीं भूलता। आप आने वाले चुनाव में उसके ऊपर पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन आप हकीकत से नहीं भाग सकते। जैसा कहा जाता है कि यू कैन चूज टू इग्नोर द फैक्ट्स बट फैक्ट्स रिमेन। आपकी आंखें बंद करने से समाज नहीं बदल जाता या सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदल जाती या दुनिया की हकीकत नहीं बदल जाती। तो क्या विपक्षी दल इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस साइट्स हैं उनको जिस तरह से उनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है उस हिसाब से उनको मान्यता दिलाई जाएगी? क्या इस बात का भरोसा विपक्षी दल हिंदू समाज को दे सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो जो मेजॉरिटी हिंदू समाज है देश का, वो विपक्ष के साथ आके खड़ा होने को तैयार होने के लिए सोच सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिंदू फेस्टिवल्स। पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि हिंदू फेस्टिवल्स के समय में दंगे प्रदर्शन की घटनाएं आम हो गई। क्या हिंदू फेस्टिवल्स को लेके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा इस देश में? क्या विपक्षी दल इसका प्रयास करेंगे? जिन जिन राज्यों में वो आज सत्ता में हैं, क्या वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हिंदू फेस्टिवल जितने भी हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं ताकि हिंदू समाज अपने
जो सामाजिक दायित्व हैं, सांस्कृतिक दायित्व हैं, रिलीजियस दायित्व हैं, उनको शांति से पूरा कर सके, या उसके लिए भी दोबारा कोर्ट और पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर विपक्षी दल देश में आके सत्ता में रहना चाहते हैं तो मेजॉरिटी को इग्नोर करके आप कैसे सत्ता में रह पाएंगे, ये अपने आप में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हिंदुस्तान में हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें बहुत कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें लिखी गई हैं जिसको पूरी दुनिया ने माना है। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे योगा हो या एस्ट्रोलॉजी, इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो भारत के पास एक बहुत विकसित ज्ञान का भंडार है। क्या विपक्षी दल इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि जो भारत की विरासत है, जो भारत का ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ज्ञान है, उस पे प्रॉपर अनुसंधान करके उसके लिए दुनिया में जहां पे भी रिसर्च की जरूरत है, जो उसके लिए संसाधन की जरूरत है, वो मुहैया कराया जाएगा? क्योंकि ये बात तो पक्का है कि 13,000 साल से जो सभ्यता चल रही है वो अपने आप तो चल नहीं रही। उसमें निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे अच्छी चीजें होंगी जिसने हिंदू समाज और भारतीय समाज को आज तक जीवंत रखा। क्योंकि मॉडर्न साइंस में तो हमने देखा है कि पिछले 100 साल के अंदर ही आज हम क्लाइमेट चेंज की दुविधा में आके फंस गए हैं। जितना नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन पिछले 100 साल में हुआ है, जितना समाज का नुकसान पिछले 100 साल में हुआ है, शायद उतना 13-14 हजार साल में कभी नहीं हुआ। तो न्यू डेवलपमेंट एंड न्यू डिस्कवरी के नाम पे जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है समाज का, उसको रोकने के लिए हमें पुरानी सभ्यताओं की तरफ देखना होगा कि वहां पे किस तरह से समाज आपस में रहते थे, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता था कि 12 महीने जो वहां समाज था वो खुशहाल रह सके, किस तरह के कानून और सिस्टम्स थे जिसके कारण क्राइम कम होता था। पॉपुलेशन बढ़ी है, प्रेशर बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या पुरानी सभ्यताओं से सीखना मुश्किल है? सवाल ये भी है। लेकिन जो साइंटिफिक डिस्कवरीज आज हमारे सामने आ रही हैं और उसका काफी कुछ रेफरेंस इवन नासा जैसी संस्थाओं ने, जर्मन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने, इसरो ने और बहुत सारी दुनिया की जो वैज्ञानिक संस्थाएं, उन्होंने कहा कि जो वेदों में और बाकी जगह पे साइंटिफिक आइडियाज दिए गए हैं वो आज की दुनिया के लिए भी कारगर हैं। तो क्या भारत सरकार कोई ऐसा प्रावधान करेगी, या जो भी विपक्षी दल सत्ता में आना चाहते हैं वो अपने राज्यों में क्या इस तरह का कोई प्रावधान करेंगे जिससे भारतीय इतिहास में और भारतीय लिटरेचर में जो ज्ञान दिया गया है उसको गरिमापूर्ण हम दुनिया को बता सकें? दोस्तों, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं इसमें कोई फंडामेंटलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं कोई सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट बात कर रहा हूं। सवाल बहुत सिंपल है। अगर इलेक्शन नंबर गेम है, चुनाव जीतना ही सब कुछ है, तो आप मेजॉरिटी को इग्नोर करके कैसे चुनाव जीतोगे? सवाल ये। और मेजॉरिटी को अगर आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलाओगे तो क्या वो देश हित में है? आप किसी को कास्ट के रूप में बांटोगे, कहीं पे आप कोई रिजर्वेशन के रूप में बांटोगे, कहीं किसी और रूप में बांटोगे, क्या ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी राष्ट्रहित में है? अगर नहीं है तो मेरा निवेदन विपक्षी दलों से यह है कि आप जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, उसके लिए भी आप अपनी एक रूपरेखा दिखाइए। और अगर लोगों को या मेजॉरिटी को ये लगता है कि आपका उद्देश्य सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तो क्या ये कोलिशन जो भी आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें आप सफल हो पाएंगे? अगर लोगों ने ही वोट नहीं दिए तो आप जितनी मर्जी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो वोट तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनता के साथ अगर जुड़ना है तो जनता के मुद्दों पे, जनता की जो सोच है और जो जनता की भावनाएं हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी स्थितियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं,
तो जब आप देश या राज्य की बागडोर संभालना चाहते हैं तो आपको इन मुश्किल परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। देश को चलाना भारत जैसे मल्टी सोसाइटी, हाईली रिलीजियस सेंटिमेंट्स वाले देश को अगर आप ये कहें कि आप यूनिफॉर्मिटी से चला लेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जितनी कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल सिस्टम, सोशल वैल्यूज, सोशल सिस्टम्स हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी देश में नहीं। तो हिंदुस्तान की बागडोर संभालना अपने आप में दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और अगर आपके पास कोई रूपरेखा नहीं है, आप समाज को ये भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, आप उनकी जो इश्यूज हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे, जब तक आप ये रूपरेखा नहीं रखेंगे तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको क्यों वोट देगी, ये बात हमें समझनी होगी। हाँ, आप फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, फ्री दवाई, फ्री स्कूल, टैक्स पेयर के पैसे पे आप खूब खेल सकते हैं, लेकिन फिर सवाल ये आएगा कि हिंदुस्तान में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपका क्या प्लान है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है कि जितनी आप फ्रीबीज बांटेंगे उसको रिकवर करने के लिए, उसके लिए पैसा जनरेट करने के लिए आपका क्या प्लान है, ये आपको बताना होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदुस्तान में गवर्नेंस मॉडल चाहिए, पॉपुलिज्म मॉडल नहीं चाहिए। और इलेक्शन जीतने के लिए आपको वोट चाहिए, और वोट के लिए आपको मेजॉरिटी वोट चाहिए, क्योंकि अगर मेजॉरिटी आपके साथ नहीं है, अगर सारी माइनॉरिटी एक साथ हो भी जाती है, तब भी आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो विपक्ष को यह सोचना होगा कि सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों को साइडलाइन करके, जैसे कहा जाता है कि अंडर द कारपेट सरका के अगर आप जनता के बीच में जाएंगे तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग आपसे सवाल करेंगे और आप कब तक बचेंगे। तो बेहतर ये है कि अब चुनाव का माहौल शुरू हो गया है, आप इन मुश्किल सवालों के जवाब तलाशना शुरू कर दीजिए, ताकि जनता आप पे भरोसा करे और आपको दोबारा सत्ता में आने का एक मौका दे। अगर आप सत्ता में नहीं आते हैं तो इसमें ना मोदी का दोष है, ना बीजेपी का दोष है, इसमें दोष उन लोगों का है जो जनता में अपना भरोसा नहीं स्थापित कर पाए। कुल मिला के उनका जो चुनाव में तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे। गंभीर मुद्दा है, सोचने की जरूरत है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या कोई भी राजनीतिक दल मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इग्नोर करके सत्ता में आ सकता है। दूसरा, क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना के सत्ता पाने वाले लोग राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब महत्वपूर्ण हैं। अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे से। तब तक के लिए वंदे मातरम।